नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी ऑडिटर 2026 का भी एग्ज़ाम हुआ है संडे को। तो उस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देखेंगे, उसके आंसर की को भी हम समझेंगे। ठीक है, अगर आपका टारगेट 72वीं बीपीएससी है या बिहार के किसी अन्य कोई भी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह जो है सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी के ऑडिटर का पेपर जो है आपको ये एक तरह से समझने का मौका देगा कि आपका जो है एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड होने वाला है वो किस तरह का होगा, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कहाँ से क्वेश्चन को पिक किया गया है कमीशन द्वारा। तो वीडियो में हम न केवल आंसर की को देखेंगे बल्कि प्रश्न के कंसेप्ट, उसके सही उत्तर आंसर के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी किए जो है स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बीपीएससी ऑडिटर का जो पेपर है उस पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में ही है, तो आपको हिंदी मीडियम में अगर आपको जो भी आपका पेपर होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर अपना मैच कर सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। आपको देखिए इसमें बताया है इकोनॉमी पे है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइंड फ्रॉम 9.2% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू बिलो 5% बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025। मतलब इसमें बताया गया कि फिजिकल डेफिसिट है जो है वो 2021 में के कंपैरिजन में 2025 में जो है 9.2% से गिर के 5% से जो है 9.2% से गिर के जो है डिक्लाइन होकर 5% से नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका जो है आंसर जो है यह सही है, क्योंकि टारगेट जो है 2021 में फिजिकल डेफिसिट 9.2% था और जो है 2025 अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 4.8% है। ठीक है, तो जो कि 5% से नीचे है, तो पहला जो है आपका आंसर सही है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026, इसमें देखिए केवल आंसर के लिए होगा तो हम डायरेक्ट आंसर बोल के हम चले जाएंगे, पर आंसर के साथ हम समझने का कोशिश करेंगे कि यह जो है क्वेश्चन में अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसका सही क्या है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर देखें तो कितना टारगेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2% ऑफ जीडीपी, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जो टारगेट है वो 2026 की अगर बात करें तो वो है आपका 4.4%। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट जो है 2026 के लिए कितना है, 4.4% टारगेट है। अगला देखते हैं द रेवेन्यू डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हैज़ रीच्ड इट्स लोएस्ट लेवल सिंस फाइनेंशियल ईयर 2009 इन फाइनेंशियल ईयर 2026। जो है कि रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में है कि ये जो है अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया है, किसके कौन से ईयर के कंपैरिजन में, 2026 में ये अपने लोएस्ट लेवल पे आ गया है 2009 के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, और एट परसेंट जो है ये कितना पे आ गया है, तो 0.8% पे, तो काफ़ी जो है लो आ गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके ऑप्शन को तो आपका 2 गलत है। तो 2 देखिए, 2 तो ऐसे भी अगर आपको अगर डेटा याद है तो ठीक है, अदरवाइज 2% जीडीपी को तो पॉसिबल भी नहीं है, तो 2 तो आपका ऐसे भी कट जाएगा, तो यह जाता और यह जाता। अब जो है 2 ऑप्शन बचेंगे, एक ए और सी, तो 1 जो है दोनों में सही है। अब आपको केवल देखना था कि 3 पे देखना था, तो ये आपका 1 और 3 ये आपका सही हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा इन जून 2025 द वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। हमारा जो वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को मतलब कितना डिसाइड कि उन्होंने रिवाइज करके बताया है, तो ये रिवाइज किया है उन्होंने 3 पर डॉलर, 3 USD पर डॉलर। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले कितना था, तो इससे पहले ये जो था 2.15 था। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज किया गया है 2.15 US डॉलर, जो कि 2017 के पीपीपी पे थे, परचेजिंग पावर पैरिटी पे बेस्ड था, से 3 US डॉलर जो है पर डे कर दिया गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें स्वामित्व इनिशिएटिव, स्वामित्व इनिशिएटिव क्या है, देखिए स्वामित्व जो है लैंड ओनरशिप से रिलेटेड है।
अगर हम ऑप्शन में देखें, यह जो स्कीम है लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो है यह स्कीम स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा, स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो इसमें आपका बाकी जो है दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि प्रमोट रूरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रूरल टूरिज्म से तो ये है नहीं। ठीक है, उसके बाद डिजिटाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, डिजिटाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम टू हेल्प फार्मर, फार्मर को हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केट को डिजिटाइज किया है, मतलब डिजिटल किया जाए, तो ये भी नहीं है। इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी, तो ये भी नहीं है। अब देखिए स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम क्या है? यह एक क्या करता है, रूरल इंडिया में एक आपका प्रॉपर्टी का वैलिडेशन मतलब कि प्रोवाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है आप ही का है। मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का जो जिसके प्रॉपर्टी जिससे बिलोंग करता है किसी हाउस होल्ड ऑनर को, तो उसको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें जो है मैच द स्कीम जो है और उसके जो कंसर्न स्टेट है उसके बारे में इसमें बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। तो महाराष्ट्र, केरला और हरियाणा, इसमें आपको बताना है कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन है। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, तो ए का हो जाएगा 2, महाराष्ट्र का पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। केरला का हो जाएगा आपका कुदुम्बश्री, ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1, और हरियाणा का द रूरल जो है। अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम में गए, आपको ये याद नहीं है, लेकिन आपको जो है मान लेते हैं कि आपको इसको अटेम्प्ट करना है, तो कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं? तो जैसे कि देखिए केरला जो है साउथ इंडिया का है, तो कुछ उस तरह का नाम होगा जो कि आपको रिलेट करेगा कि साउथ इंडिया। तो कुदुम्बश्री, ऐसा लग रहा है कि ये साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया कंट्री जो है स्टेट एक ही है केरला। तो अगर बी को 1 पे ले जाते हैं, तो बी को 1 पे ले जाते हैं, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब बच्चा ए का अगर 2 है या फिर ए का 3 है, तो महाराष्ट्र का देखते हैं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, तो इरिगेशन मैनेजमेंट तो हरियाणा का भी हो सकता है। बट रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप की अगर बात करें तो ये हरियाणा से रिलेटेड है। तो इस बेस पे जो है आप थोड़ा बहुत जो है एलिमिनेशन के थ्रू जो है कुछ अपना ट्रिक्स यूज करके जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सी का 3, ए का 2 और बी का 1। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज की अगर बात करें, परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल आउटले बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है कैपिटल आउटले क्या होता है? कैपिटल आउटले होता है कि अगर कोई भी ऐसा खर्च जो कि कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो कैपिटल आउटले हो कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है कि 2026 में 2022 के कंपेरिजन में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2022 के करीब में, तो ये अप्रॉक्स जो है आपका 89% हुआ, क्योंकि आपका एट प्रेजेंट जो है लगभग 11.11 लाख करोड़ का जो है वो कैपिटल जो है आउटले, आपका कैपिटल आउटले एट प्रेजेंट इतना है। अगर स्टार्टिंग की बात करें जिस समय के पूछा 2022 की अगर बात किया जाए 21-22 के, तो अप्रॉक्स जो है 5.54 के अप्रॉक्स था। ठीक है, तो इस बेस पे जो है आप इसको चेंजेस निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है ये डबल होने के कगार पे है, तो जो इसका आंसर होगा वो 89% का इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला। अगर हम बात करें PLFS सर्वे, इसमें पूछा है कि एज पर द PLFS डेटा फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल ग्रामीण वुमेन जो वर्कर है वो किस में इंगेज है? तो वो जो इंगेज है वो हमारा जो लार्ज Q2 में बताया है, तो वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब ओन अकाउंट एक तरह से आपका वर्कर्स हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो ये आपका मतलब ज़्यादातर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है Q2 में, जुलाई टू सितंबर में। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें कि सर्विस सेक्टर के जो इनफ्लोज है वो हमारा टोटल FDI के कितना % है? अगर हमारा 22-23 अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें कि 22-23 से जो है फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 है, मतलब 23-24 से लेके 25-26 तक, तो सर्विस सेक्टर जो है वो कितना % बढ़ा है? तो ये अप्रॉक्स जो है अगर हम बात करें तो यह 65.5% बढ़ा है। ठीक है,
आपका बी आंसर हो जाएगा। इसमें है कि संकल्प योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट जो है वो किससे कौन फंड कर रहा है। तो संकल्प योजना की बात करें तो संकल्प योजना जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड कर रहा है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द जल जीवन मिशन। अब ये जो है स्कीम पे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जल जीवन मिशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है जल जीवन के रिस्पेक्ट में गलत है। देखिए, मिशन वाज लॉन्च इन 2019 विथ इनिशियल सेंट्रल आउटले ऑफ द रुपीज़ 2,08,652 करोड़। टू अचीव 100% कवरेज द मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल 2035। देखिए, मिशन को जो एक्सटेंड किया गया था वो 2035 तक नहीं किया गया था, वो 2028 तक किया गया था, ठीक है। तो जो है आपका यहीं पे यह रॉन्ग हो जाएगा। इसका टारगेट जो है 100% अचीव करने का वो 2028 किया गया है। तो आपका ये सही है, ये भी सही है, गलत चुनना था तो ये आपका गलत है। अब देखिए कि बाकी चीज़ जो है सही है। तो इसमें जो है 67,000 जो है इन्हेंस्ड एलोकेट किया गया है मिशन के लिए जो 25-26 में। तो ये आपका 67,000 जो है एलोकेशन को बढ़ाया गया है। दूसरा है अंडर द जल जीवन मिशन ओवर 81% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड जो है जिसको क्लीन टैप वाटर पानी में जो है उसको एक्सेस हो रहा है, मतलब मिल रहा है। तो ये 3 जो है स्टेटमेंट आपका जल जीवन मिशन से रिलेटेड यह सही है। मिशन में टोटल जो इनिशियल सेंट्रल आउटले था 2,08,652 करोड़ है। उसके बाद ये 100% अगर बात करें कि मिशन के कवरेज का तो अचीव करने का तो 2028 है, न कि 2035। तो ये गलत है। मिशन को जो है इन्हेंस्ड एलोकेशन कितना हुआ तो 67,000 करोड़ 25-26 में। जल जीवन मिशन में अगर बात करें तो रूरल हाउस होल्ड के कंपेरिजन अगर हम देखें तो उसमें 81% को जो है क्लीन टैप वाटर एक्सेस हो गया है। देखिए, एमएसएमई सेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी में भी जो है एमएसएमई सेक्टर का काफ़ी रोल रहा है। तो एमएसएमई सेक्टर बोल रहा है कि 35% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो है कंट्रीब्यूट एमएसएमई सेक्टर का होता है। तो ये आपका सही है कि अगर 100 चीज़ें 100 रुपए की चीज़ें बन रही तो एमएसएमई सेक्टर से वो लगभग 35 रुपए का जो है एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा है कि एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद है एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 50% ऑफ इंडिया जीडीपी। यह जो है 50% ऑफ क्या इंडिया के जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, ये जो है काफ़ी एक नहीं होता है हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो है क्वेश्चन, मतलब कि डेटा दिया हुआ है कि इतना पॉसिबल भी नहीं हो सकता है कि 50% जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन केवल एमएसएमई सेक्टर का होता है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल आपका आंसर कौन हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा 10। अगर मिशन लाइफ की बात करें कि मिशन लाइफ इसको प्राइमरी जो है कि इसका फोकस मतलब कि एम ऑब्जेक्टिव क्या है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है एक तरह से, ठीक है, जो कि आपका क्या है लाइफ स्टाइल चेंज के लेके है, बिहेवियरल एंड लाइफ स्टाइल चेंज टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये आपका करेक्ट आंसर है सी, मिशन लाइफ, ठीक है। अब है अगला कि शेयर ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, जो ग्रॉस फिक्स जीडीपी में जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका जो है शेयर कितना है हमारे देश में। तो उसका जो शेयर अगर हम देखें तो ये करेंट सिनेरियो में ये 30% है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की बात करें, देखिए इसमें क्लियर भी नहीं है कि कौन से सर्वे के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, लेकिन हम जो है अगर हम करेंट इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इसका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो जीडीपी में लगभग 30% का यह क्या है, मतलब इसका शेयर है, ठीक है। आगे है द फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार। ये बिहार का जो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है, एक बिहार के जितने टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है एक साल में उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है उसको जीएसडीपी कहते हैं। तो इसमें बताना है कि जीएसडीपी के कंपैरिजन में फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज कितना है फाइनेंशियल 25-26 में। तो यह जो है 2.98% है।
ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है कि आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये जो है आपका लगभग 19.9%, 21.5% और 58.6% जो है यह शेयर है। 19.9% प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री ये सब आते हैं। 21.5% जो है सेकेंडरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आते हैं इसमें। 58.6% जो है वो आपका टर्शियरी जिसमें कि सर्विस हो गया, ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गए, ये सब आते हैं। ठीक है, यह 2000 जो है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के से पूछा गया है। अब देखिए एग्ज़ाम जो है आपका ले रहे हैं आप 2026 में, ऑलरेडी 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे है, तो कमीशन को होना चाहिए कि वो लेटेस्ट वाला डेटा के बेस पे क्वेश्चन बनाए। अब बच्चे जो है मुश्किल से 1 साल का करेंट अफेयर को फॉलो कर पाते हैं। अब ये 2023-24 का पूछा गया है। देखिए ऑन एन एवरेज अभी के जो है इकोनॉमिक सर्वे उसको रिस्पेक्ट को देखते हुए आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, बट अगर कोई और चीज़ है जो कि हम आज के करेंट सिचुएशन में अगर हम उसको कंपेयर नहीं कर सके तो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे कि बच्चों के लिए कि हाँ इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, अब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम द बिहार हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है काफ़ी मतलब कि फेमस थीम है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिथिला मखाना को मिला है जो मिथिला रीजन में है, दरभंगा, मधुबनी ये सब में। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, देखिए फुलकारी एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है क्योंकि एक सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे है, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में फेमस है। तो ये है, तो ये दो तो आपका गलत हुआ। साहिल लीची ये मुजफ्फरपुर का है, कतरनी राइस ये भागलपुर का है। तो ये जो है 1, 3 एंड 4 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। आगे देखते हैं कि बिहार का जो स्टार्टअप है, बिहार के स्टार्टअप के बारे में इसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी युवा फ्रेमवर्क। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी युवा फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन जो है पिलर नहीं है। तो आपका जो है इसमें जो है आंसर हो जाएगा, जैसे अगर ऑप्शन को देखें तो येस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यह जो है मेन पिलर ये नहीं है। अनलिस्ट रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप, ये तो होगा। वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप से है तो एजुकेशन सिस्टम में वाइब्रेंसी तो होना चाहिए ताकि इनकरेज कर सके स्टार्टअप को। एक्सेस टू फाइनेंसिंग, अगर स्टार्टअप है तो फाइनेंसिंग का एक्सेस और इंक्यूबेशन सपोर्ट भी होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो गलत कौन होगा, गलत होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। आगे है कि बिहार रैंक्ड among a major states in India in terms of growth in the transport, storage and communication sector in the year 2023-24। ये भी देखिए 3 साल पहले की चीज़ें हैं। अब बच्चे कैसे अब 3 साल के पहले के चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अगर देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा पे हो जाएगा आपका कर्नाटका, यूपी, कर्नाटका और फिर बिहार। बिहार किस में रैंक है, तो रैंक है आपका ग्रोथ में। किस सेक्टर में ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर में ग्रोथ में आपको बताना है। अब है कि सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ में जो है एफडीआई को जो है कितना, इंश्योरेंस कंपनी को कितना एफडीआई जो है अलाउ किया गया है बढ़ा के, तो ये जो है बढ़ा के कर दिया गया है अब 100%। ठीक है, पहले ये कितना था, पहले था ये 74%, अब हो गया आपका 100%। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 100% हो चुका है। ऑरेंज इकोनॉमी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी, ये ऑरेंज इकोनॉमी रिलेटेड है आपका क्रिएटिविटी से, कल्चर से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे इकोनॉमी जो बेस्ड है उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी पे एक समिट हुआ है मुंबई में, क्या नाम है उसका, उसका नाम है बेब समिट। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रोस फिजिकल डिफिसिट ऑफ बिहार इन 2023-24 वाज लोअर देन
लोअर देन 2022-23, मतलब 22-23 के कंपेरिजन में 2023-24 में बिहार का जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो कितना कम हुआ है। तो ये जो कम हुआ है, यह जो अप्रॉक्स हुआ है लगभग 25% या 25% यह कम हुआ है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? तो फिजिकल डेफिसिट होता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर वो एक्सीड कर जाता है आपका टोटल रेवेन्यू से, रिसिप्ट से, सॉरी, टोटल रिसिप्ट से एक्सीड कर जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम गवर्नमेंट जो है क्या करती है, बोरोइंग करती है कहीं से, एक्सटर्नल बोरोइंग जो है, तो उसको जो है फिजिकल डेफिसिट एक तरह से घाटा कहते हैं। उसका देखिए प्राइवेट मेंबर बिल, इसके में अब ये पॉलिटी का है कि प्राइवेट मेंबर बिल इकोनॉमी उसका जो है आपका 20 तक इकोनॉमी था, इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर। तो इसमें है कि पॉलिटी में देखिए कि एक प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बताया है कि अगर प्रपोज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो उसमें क्या ज़रूरत है। तो प्राइवेट मेंबर बिल में क्या ज़रूरत है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो देखिए फेडरल नेचर का होगा तो स्टेट का रेटिफिकेशन भी होगा। ठीक है, अगर फेडरल नेचर नहीं रहता है तो स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं होता है। इसमें जो है अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो आपका स्पेशल मेजॉरिटी होगा। ठीक है, इसमें कोई भी प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं, Which of the following statement correctly distinguishes the Attorney General from Solicitor General? अब क्या है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में इसमें बताना है कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, नहीं ये तो रॉन्ग है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, सॉलिसिटर जनरल जो है सेकेंड, ये जो है सही है। अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का मेंबर होता है, सॉलिसिटर जनरल नहीं, कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है। हाउस के सीटिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट नहीं कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर ये भी आपका रॉन्ग है, जब अटॉर्नी जनरल ही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, ये जो है अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज़ प्राइमरली प्रोटेक्टेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे देश में जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, जैसे कि एक तो है आपका कंटेम्प्ट पावर्स के तहत जो है, ये सही है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन के लिए ये भी सही है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए ये भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी जो है वो कैसे, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को कैसे, तो जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है, वो जो रिमूव किया जाता है केवल प्रेसिडेंट द्वारा जो होता है, बहुत ही एक जो ग्राउंड होता है मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड होता है, उसके बेस पे ही उनको हटाया जाता है। अगर हम फिक्स सर्विस कंडीशन की बात करें तो फिक्स इनका सैलरी अलाउंस पेंशन जो है ऑलरेडी पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइंड होता है, उसमें जो है चेंज नहीं होते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर बात करें, कंटेम्प्ट पावर, तो कोर्ट्स के पास ये पावर है कि जो है कंटेम्प्ट जो है वो कोर्ट के बेस पे जो है वो पनिश कर सकते हैं। अब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है अगर मर जाए इन द ऑफिस या रिजाइन कर दे, देखिए तो उस केस में क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑटोमेटिकली, ये तो रॉन्ग ही है। प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट, नहीं ये भी आपका रॉन्ग है। लोकसभा ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नेसेसिटिंग फ्रेश इलेक्शन, ये भी आपका रॉन्ग है। फ्रेश इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है, डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद जो होता है प्रेसिडेंट जो है वो नया लीडर को जो है चुनेंगे, मेजॉरिटी जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होंगे उसी में से जो लीडर होंगे उनको चुनेंगे। अब क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में है मेंशन, उसके बारे में इसमें बताना है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो गिव मोर पावर टू द हाउस स्पीकर ऑफ द हाउस, ये नहीं। टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग, ये सही है। दल बदल,
आयाराम गयाराम का जो है कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए यह लाया गया था। टू प्रिवेंट ऑपोजिशन, ये भी रॉन्ग है, अलाउ। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें तो 10th शेड्यूल में है, ठीक है। कब लाया गया था? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में यह लाया गया था, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में ये हो गया। आगे देखते हैं जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में आपको बताना है। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो ये आपका सही है, क्योंकि आप जो है कोई भी चीज़ जानकारी निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करे, क्या कितना प्रोग्रेस हुआ है कोई भी पॉलिसी पे, तो वो सब चीज़ें कोई भी डिटेल आप जान सकते हैं। अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है, बाकी पीएसयू में भी है, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेट गवर्नमेंट, उस सब में भी यह अप्लीकेबल है। तो ओनली, केवल आपका करेक्ट पूछा है, तो केवल 1 सही है। अब है चेक्स एंड बैलेंसेस पे भी है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन द इंडिया। इंडिया में जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम का बेस्ट इलस्ट्रेशन क्या है, मतलब कि उसका व्याख्या क्या है? तो ऑडिट बाय द सीएजी, कैग किस आर्टिकल में मेंशन है? तो 148। चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो प्रेसिडेंट। तो कैग जो है, ऑडिट जो कैग द्वारा किया जाता है वो गवर्नमेंट अकाउंट्स का होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, क्या इसको चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ इट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अगर कोई लॉ पास किया गया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको निरस्त कर देती है, स्ट्राइक डाउन कर देती है। यही आपका चेक्स एंड बैलेंसेस का मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। इलस्ट्रेशन है, इसमें कहेंगे मेन इलस्ट्रेशन है। द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21, इसमें जो है ना, एक है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए डिटेल में हम पॉलिटी के सेक्शन में इसको बताएंगे, बस इसमें बता देते हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस लॉ जो है अमेरिका से लिया गया है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो आपका जर्मनी से लिया गया। तो इसमें जो है आपका आंसर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछा गया आर्टिकल 21 में, अमेरिका हो जाएगा आपका आंसर। अब बात करें आगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि किस आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 243 के में। अब इसका काम क्या है? सॉरी, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? क्या सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, इलेक्टोरल लॉ को केवल प्रिपरेशन का काम है? नहीं, इलेक्टोरल लॉ का भी काम है, पर इलेक्शन का भी काम है ना, तो ओनली लिखा हुआ है, तो यह गया। एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू लोकल बॉडी, नहीं ये भी नहीं है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत, उन केवल पंचायत का ही इलेक्शन ये इनके जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़, ये दोनों का इलेक्शन जो है इनकी ड्यूटी है, स्टेट फाइनेंस इलेक्शन कमीशन की। अब ये किस आर्टिकल में तहत है? तो ये आर्टिकल 243 के में जो है इनके बारे में जिक्र किया गया है। अगर हम देखें पंचायती राज, कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अगर हम म्यूनसिपलिटीज़ की बात करें, म्यूनसिपलिटीज़, ये कब आया था? ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आया था। यह हो गया ग्रामीण, जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड होगा, यह आपका अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन अभी न्यूज़ में भी है, तो फाइनेंस कमीशन से आपके जो क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है,
क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने अभी अपना रिपोर्ट जारी किया, जिसके तहत उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो रहा है 5 साल में, पिछले 5 साल में जो उन्होंने डिवोल्यूशन डिसाइड किया था 41%, उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा है 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन, जो कि स्टेट्स को दिया जाएगा। मतलब 100 रुपये में 41 रुपया स्टेट्स के बीच में बांटा जाएगा, तो इसको वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। अगर स्टेट्स के बीच में कैसे बांटा जाएगा ये 41 रुपये, तो वो उसके अलग अलग पैरामीटर है, इनकम एरिया हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो गए, पॉपुलेशन हो गए। तो इसके बारे में हमने फाइनेंस इसी वीडियो चैनल में हमने ऑलरेडी करंट अफेयर वाले और प्रीलिम्स के सीरीज वाले में हमने फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन को प्रॉपर हमने कंप्लीट कर रखा है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि फाइनेंस कमीशन में ये प्रत्येक 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो ये एक बिल्कुल सही है। 16th जो है वो कब से कब तक का है, तो जो है आपका 2026 से 31 तक का है, ठीक है। उसके बाद है इट रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी आपका सही है। तो आपका ये दोनों आंसर जो है सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। अब है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई भी स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अगर नाम को अगर बदलना हो, उसमें अगर बाउंड्री को बदलना हो, एरिया को बदलना हो, तो उसके लिए क्या सही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसमें बताना है कि सही क्या है। द प्रोविजन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 3। देखिए एक है आर्टिकल 2, अगर आप कोई बाहरी किसी भी जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो स्टेट, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने इंडियन टेरिटरी में, तो वो आपका आर्टिकल 2 में मेंशन है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट स्टेट कर रहा है तो वो आपका आर्टिकल 3 में वो मेंशन है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया सही। दूसरा की बात करें कि नो बिल इन दिस रिगार्ड, मतलब ऐसा बिल जो है पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे जो है प्रायर रिकमेंडेशन होता है, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है कि द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। प्रेसिडेंट को मतलब कि राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि वो बिल जो है वो कंसर्न्ड स्टेट के लेजिस्लेचर में जो है उनके व्यूज़ के लिए भेजा जाए, तो ये भेज सकते हैं, ये भी आपका सही है। पार्लियामेंट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के इस व्यूज़ को एक्सेप्ट करने पे बाध्य होगा? ये आपका रॉन्ग है, वो बाध्य नहीं होगा, ठीक है। यह नॉन बाइंडिंग होगा, उनका जो भी व्यू पॉइंट होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा। तो आपका 4 गलत हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैग, मतलब कंट्रोलर एडिटर जनरल की अगर बात करें तो उसके बारे में देखिए, कैग से आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो कैग से रिलेटेड यह क्या है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यह सही है। आफ्टर द रिटायरमेंट, करेक्ट पूछा है ना, आफ्टर द रिटायरमेंट द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड ऑडिटर कैन होल्ड फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। कंट्रोलर जो ऑडिटर जनरल जब रिटायर हो जाए तो उनको जो है कहीं पे भी उनको जॉब मतलब कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है वो मतलब फर्दर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है, मतलब रिटायरमेंट के बाद ये नहीं कर सकते हैं। अगर हम तीसरा की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन मैनर ऑफ द ग्राउंड्स एज जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनको हटाने का जो प्रोसेस होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं जिस ग्राउंड पे, सेम ग्राउंड पे जो है कैग को हटाया जाता है, ठीक है। तो आपका 1 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। अगर 2 गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, ये गलत होगा, नॉन ऑफ द एबव तो होगा नहीं क्योंकि 1 तो सही है, तो इससे भी आपको एक ही अगर होता तो उससे भी आप इसको मैच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल डिटेल नहीं बताते, उससे रिलेटेड हम आपको कुछ पॉइंट भी बताते हैं जो हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में उस तरह की चीज़ें पूछ दे। आपको हम एलिमिनेशन का ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट कैन अमेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3। मतलब पार्लियामेंट जो है
अमेंड कर सकता है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3, बट इट कुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये बिल्कुल सही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट आया था, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कब आया था? तो एक केस था केशवानंदा केस 1973, वहीं से ये आया था बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद है कि इसमें है दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जो है गोलकनाथ केस जो हुआ था 1967 में, उसमें कहा था पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द पार्ट 3। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकती है। अब पार्ट 3 क्या है? तो पार्ट 3 आपका किससे डील करता है? ये डील करता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट को डील करता है पार्ट 3। तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है एक तरह से, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें, क्या मतलब उस आप देखिए पहला स्टेटमेंट से क्या दूसरा स्टेटमेंट कनेक्टेड है? दोनों इंडिपेंडेंट करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। अब है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल। देखिए आपका इंटेरिम जो गवर्नमेंट बना था उसके जितने भी कौन कौन से मिनिस्ट्री किनके पास था, इसके बारे में मतलब कौन से कमेटी के कौन हेड थे, इसके बारे में जो है याद होना ज़रूरी है। इससे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट है इनके जो है वल्लभ भाई पटेल थे। एक तो मीनू मसानी थे ही नहीं, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है वो सेंटर वाले जो भी कमेटी थे उससे थे। हाँ, अब हु एमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे मेंशन है? यह मेंशन है 51A में। कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 1976। 51A में इसका कौन से पार्ट में? तो पार्ट 4A में, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? तो स्टार्टिंग में 10 थे, 11 जो है ऐड हुए थे, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, जिसके तहत जो है 11वां जो है के जो है 51A का जो के पार्ट है वो ऐड हुआ था, जिसमें कि एक मोरल ड्यूटी दिया गया था पेरेंट्स को कि आप जो है बच्चे को पढ़ाइए, ठीक है। तो ये आपका कुछ फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड आपको हमने बताया कि क्या उसका बैकग्राउंड था, ठीक है। अब जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं आप उसको एक बार रिवीजन मोड में उसको देखिए। तो आगे हम इसको देखते हैं कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 16 to 14, तो यह आपका सही होगा। एब्ज्योर वायलेंस, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यह सही होगा। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये भी आपका सही होगा। और एब्ज्योर वायलेंस का भी जो है वो मतलब कि एब्ज्योर मतलब कि क्या होता है, उसको छोड़ना, तो ये भी आपका सही होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सभी जो है आपका सही है। अगर एजुकेशन की बात करें तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है इसको ऐड किया गया था। एब्ज्योर वायलेंस जो है नॉन वायलेंस का जो है ही, साइंटिफिक टेम्पर का भी डेवलप करना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चारों आपका आंसर होगा। शांति एक्ट 2025 ये किससे डील करता है? ये न्यूक्लियर पावर सेक्टर से डील करता है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का हो गया। अगर हम बात करें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 फॉर सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर रिप्लेसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जो है रिप्लेस किसको करेगा? तो यह रिप्लेस करेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को रिप्लेस करेगा। अगर हम पीएलएफएस की बात करें, इसको रिलीज कौन करता है? क्या नीति आयोग रिलीज करता है? बिल्कुल नहीं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है? बिल्कुल भी नहीं। अब दो तो खत्म हो गए, अब आएगा कि मोस्पी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है? देखिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, लेबर फोर्स देख के लेबर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाएगा, ये मोस्पी का है, ठीक है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, आपके जो डे होते हैं उसके बेस पे जो है आपको मैच द फॉलोइंग। अगर मान लेते हैं कि सारे डे आपको याद नहीं है, ठीक है, तो
कुछ डे तो आपको जो फेमस है वो तो ध्यान में होने, जैसे यूथ डे स्वामी विवेकानंद, ये जो है 12 जनवरी। अगर ए का 3 मानते हैं तो ये गया और ये गया। बी का 4 तो ऑलरेडी बी का 4 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, मतलब एजुकेशन डे आपका 11 नवंबर हो गया। साइंस डे अब है आपका, और आर्मी डे। देखिए आर्मी डे हमेशा जनवरी में मनाया गया है, और वो जो है आपके 10 से 15 के करीब का है जो है आर्मी डे। तो डी का आपका हो जाएगा 1, तो डी का 1 है इसमें, तो ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है आप इसको एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यूथ डे हुआ तो आपका ऑटोमेटिक जो है B4 तो फिक्स ही हो गया। B4 तो सब में फिक्स था ही था एक तरह से, तो आपको 11 नवंबर तो फिक्स था, एजुकेशन डे से है। साइंस डे जो है आपका कब हो गया, 28 फरवरी हो गया, और आर्मी डे 15 जनवरी हो गया। अब इसमें बताना है कि स्पोर्ट्स दिया हुआ है, और वो बताना है कि यह जो है किस कप से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो है स्पोर्ट्स के कौन कौन से कप जो है ट्रॉफी, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जैसे विजय हजारे ट्रॉफी, ये जो है क्लियर है, ये आपका क्रिकेट से है। तो ए का 3 हो जाएगा, ये गया और ये गया, तो ए का 3 हो गया। बी का 1 या 4 होगा। अगर बी का देखें सुल्तान अजलान शाह, तो सुल्तान अजलान शाह अगर नहीं है तो डेविस कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप। तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इज हेवीएस्ट रॉकेट LBM-3 M6 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा 24 दिसंबर 2025। बताना है LBM-3 M6 का निकनेम क्या है। तो निकनेम इसका बाहुबली है। देखिए हमने ऑलरेडी BPSC के लिए हमने साइंस एंड टेक का जो है प्रॉपर हमने करंट अफेयर कराया है 2 वीडियो में। उसमें से आपको जो है बहुत, जैसे इसमें बाहुबली के बारे में हमने उसमें भी मेंशन किया है कि श्री सतीश धवन, ये LBM-3 को बाहुबली कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सेशन रहेगा। अगर आप साइंस एंड टेक को अगर आप करंट अफेयर के बेस पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी रिलेवेंट है वो वीडियो। इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, ये क्या था, गवर्नमेंट को जो है एक तरह से चंदा, आप समझिए कि नॉर्मल डोनेशन हो गया, एक पार्टी को डोनेट करते थे इलेक्शन के लिए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें 2017-18 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसमें जो डोनेटर होते थे वो एनोनिमस मतलब कि उनका नाम घोषित नहीं किया जाता था। बाद में इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, 2024 में इसको समाप्त कर दिया गया। वर्डिक्ट बताया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर जैसे कि गोपनीय रखा गया, तो RTI जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है आपका 19(1) सब क्लॉज जो है ए के तहत जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो कोर्ट ने इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो 2017-18 में लागू हुआ था, 2024 में इसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब कि इस स्कीम को बंद कर दिया गया, ठीक है। आगे है कि वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन है, और यह किस गेम से मतलब कि इनका नाता है, इसके बारे में किस गेम से रिलेटेड है, मतलब कौन सा गेम ये खेलती है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे दिव्या देशमुख किससे रिलेटेड है। तो दिव्या देशमुख जो है चेस से रिलेटेड, तो ये का हो जाएगा 4, ये का हो जाएगा 4, और बी का 2 है या 3 है। तो सुरुचि फोगाट जो है वो पिस्टल शूटिंग से है, तो बी का हो जाएगा 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका हो गया दिव्या देशमुख चेस से, सुरुचि फोगाट पिस्टल शूटिंग से हो गए, अंकिता भाकार जो गए आर्चरी से हो गए, तीरंदाजी। उसके बाद है अंतिम पंघाल, ये है रेसलिंग से। अब है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। माधव गाडगिल बिलोंग्स टू एजुकेशनल साइंस, इकोलॉजिकल साइंस। क्या माधव गाडगिल इकोलॉजिकल साइंस से बिलोंग करते थे। तो ये आपका सही है। माधव गाडगिल जो है वो वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी एक्सपर्ट थे, तो इकोलॉजिकल साइंस से बिलोंग करते थे। क्या के कस्तूरी रंगन के बारे में है, ये स्पेस साइंस है, तो बिल्कुल सही, ये फॉर्मर चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के।
जो है राजगोपाल चिदम्बरम, राजगोपाल चिदम्बरम न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद ओबैद सिद्दीकी, ओबैद सिद्दीकी किससे है? बायोलॉजिकल साइंस से, ये भी आपका सही है। तो आपका 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा आपका सही। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, देखिए क्वेश्चन में आपका नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट के बारे में, क्या हमारा नेशनल कैलेंडर जो इंडिया का है वो शाक संवत से पे बेस्ड है? तो ये जो है आपका सही है, हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो शाक संवत पे बेस्ड है। दूसरा है नेशनल कैलेंडर एडॉप्ट चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ, क्या चैत्र जो है पहला महीना? तो बिल्कुल सही है। नेशनल कैलेंडर वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, नहीं इस दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा समय कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन सोलर कैलेंडर, ये भी आपका सही है। तो ओनली 3 जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट कब हुआ था? तो हमारा नेशनल कैलेंडर जो अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1957 को जो है नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया गया था। अब बात करें कि जो पोस्ट ऑफ सीडीएस है, ठीक है, हमारे मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इंडिया का है, यह पोस्ट कब क्रिएट किया गया था? तो यह पोस्ट जो क्रिएट किया गया था यह 2019 को किया गया था। ठीक है, 2019 को यह पोस्ट क्रिएट किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये इनका नाम है श्रेयसी सिंह। ठीक है, ये किस मतलब कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करती थी? तो यह जो है शूटिंग से बिलोंग करती थी श्रेयसी सिंह। ठीक है, पूछा है द ब्रदर बिहारी का बुक का जो है ऑथर कौन है? तो इनके ऑथर का नाम है शंकरसन ठाकुर। ठीक है, बिहार के बलिराजगढ़ मधुबनी, ठीक है, बलिराजगढ़ मधुबनी और जफराडीह नालंदा कोल्हून वैशाली, ये सब क्या है? तो ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्सकेवेशन साइट है। तो ये सब जो है बलिराजगढ़ मधुबनी में, जफराडीह ये नालंदा में और कोल्हुआ वैशाली में, ये सब एक्सकेवेशन साइट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आगे हम बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मोज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी लेटेस्ट में जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, हमारा जो है इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ा है। जो अमेरिका, इराक और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है आपस में, तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया था। तो काफ़ी जो है एक्सपोर्ट, बहुत सारा जो एक्सपोर्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होते हैं, तो उसको लेके इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो बताना कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है किसको कनेक्ट करता है? तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी को जो है कनेक्ट करता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बलेंद्र शाह, नेपाल के नया प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो नाम है बलेंद्र शाह। का किस पार्टी से बिलोंग करते थे? देखिए इनका पार्टी का नाम राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, एक सेकंड, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, ये नेपाल के जो है नए जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन पिपलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स जो है यह लॉन्च किया गया था किस टाइप के कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए? तो ये सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए HPV वैक्सीनेशन जो है एडोलेसेंट गर्ल्स को दिया जाता है ताकि सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट किया जा सके। इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट ये कहाँ पे है? तो ये आपका सानंद गुजरात में। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 और 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट 33% ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच, इसका नाम क्या है? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। In the parliamentary history of India, resolution for removal of a speaker of the Lok Sabha has been brought against which of the following?
तो देखिए ये जो है जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह, बलराम झाकर और ओम बिरला के अगेंस्ट में किया गया था। फ्रॉम हुइच ऑफ द फॉलोइंग हाफिज रहमत खान बिलोंग करते एसोसिएटेड थे, रोहिल्ला से एसोसिएटेड थे। सनसेट लॉ किसको कहा जाता था? जमींदारी को कहा जाता है, जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, किसके द्वारा ये लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाया है रेस्ट टू प्रीलिम्स में। हमने जो वन टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें हमने ये जो सिस्टम है ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, इसके बारे में हमने सबको बताया है। इजारेदारी, ज़मींदारी, रैयतवारी, महलवारी। आप उस वीडियो को देखिए, आपको जो है सारे बारे में डिटेल वे में कराया गया है, कौन इसको इंट्रोड्यूस किया है, इससे क्या जो है टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का जो है ड्यूटी किसको दिया गया है, तो ये सब के बारे में उसमें बताया गया है। अब किसने पॉलिसी ऑफ वार, मोर वार और फर्दर वार का नीति अपनाया था? देखिए इसका नीति जो है वो है लॉर्ड विलेजली, जिन्होंने की सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो है यह पॉलिसी अडॉप्ट किया था। आगे है हु फाउंडेड यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। 1888 में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन का जो है फाउंडेशन किसके द्वारा रखा गया था? तो यह सर सैयद अहमद खां द्वारा रखा गया था। ठीक है, अब सर सैयद अहमद खां कौन थे? तो ये जो है इनको कहा जाता है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर थे। किन की बात कर रहे हैं? तो यह सर सैयद अहमद खां की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ और कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद भी थे। ठीक है, ये प्लस राजा शिव प्रसाद, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये वाराणसी से, बनारस। ठीक है, बंगाल रेगुलेशन जो 21 है 1795 का, वो किससे एसोसिएटेड है? ये इन्फेंटिसाइड से एसोसिएटेड है। फॉरेन सिटी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1913? यह कहाँ पे हुआ था? 1913 में फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन हुआ था। यह हुआ था पोर्टलैंड में। ठीक है, और किस लैंग्वेज में हुआ था? किस लैंग्वेज नहीं, यह कब हुआ था? तो पोर्टलैंड में हुआ था। पोर्टलैंड कहाँ है? तो ये आपका ओरेगांव में है। ठीक है, पोर्टलैंड। बाद में यही चल के जो फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन है, यही चल के क्या बना? यही चल के गदर पार्टी बना। ठीक है, गदर पार्टी, इसके जो है फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल, 1913। इन व्हिच लैंग्वेज हुआ द फर्स्ट गदर मैगजीन? गदर मैगजीन का जो है किस लैंग्वेज में हुआ था? तो यह उर्दू में हुआ था। बाय व्हिच नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पैक्ट? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट जो है वो कब, किस नाम से जाना था? तो लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ पैक्ट 1916 से जाना जाता है। दोनों के बीच में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग पैक्ट, यह हुआ था 1916 में लखनऊ पैक्ट से। पूना पैक्ट जो हुआ था वो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। एक हुआ था 1949 में कराची पैक्ट। अगर कराची पैक्ट की बात करें तो 1949 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो कश्मीर में जो सीज फायर हुए थे कश्मीर में, उसके बेस पे है कश्मीर पैक्ट 1949 में। अब इसमें है कि आपको बताना है कि जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फॉरेन सपोर्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में फॉरेन का क्या सपोर्ट था? तो इसमें है कि द प्रेसिडेंट ऑफ USA फ्रैंकलिन रूजवेल्ट गेव प्रेशर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK विंस्टन चर्चिल टू गेट सपोर्ट इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या ये उन्होंने फोर्स किया था? तो बिल्कुल प्रेशर दिया था, ये सही है। दूसरा है चाइनीज प्रेसिडेंट चियांग काई शेक, इन्होंने भी ये सेम किया था, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। अब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन रिवोल्यूशनरी वाज किल्ड ड्यूरिंग द रेड ऑफ रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ चटगांव। चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट में के रेड में कौन सी वुमेन जो है उनकी मृत्यु हो गई थे? तो प्रतिलता बडेडार है इनके नाम।
स्वदेश संघ, स्वदेश संघ, स्वदेश सेवक ग्रह, मतलब गर्भ गृह जो वैंकूवर में उसका फाउंडेशन रखा गया था, उसको किसने फाउंडेशन रखा था? तो इनका नाम था जीडी कुमार। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से आपको नॉट करेक्टली मैच्ड कि फाउंडर या एडिटर कौन है, उसके द्वारा जो न्यूज़पेपर मतलब छापा गया है वो उसका नाम क्या है। जैसे रामनाथ पुरी, रामनाथ पुरी का जो है सरकर ए आज़ादी, ये सही है, तो ये आपका सही है, सर्कुलर ए आज़ादी। ठीक है, रामनाथ पुरी का है। सर सैयद अहमद का अल हिलाल, देखिए अल हिलाल तो आपका अबुल कलाम का है ना, अबुल कलाम, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तारकनाथ दास का फिर हिंदुस्तान। ठीक है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया। यंग इंडिया, यह गांधी जी का है, एम के गांधी। हु मर्डर्ड इन मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, देखिए 1908 में खुद्दीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी थे, उन्होंने बम जो है फेंका था किंग फोर्ट को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं थे, इनके जगह पे जो है मिसेस कैनेडी और उनकी जो है बेटी मर गई, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग चंपारण विजिट महात्मा गांधी अबाउट हाउ मेनी पीजेंट्स स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें बताया हुआ कि 700, 600, 800 और 900, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है कोई करेक्ट नहीं है। मेरे हिसाब से 1000 के से ज़्यादा लोगों ने जो है रिकॉर्ड स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड कराया था, 8 से 10,000 होंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से नॉट अटेम्प्टेड पे चला जाइए, क्योंकि इतना छोटी संख्या था नहीं जिसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है उसमें लिया गया था। अगला है, बताना है कि इसमें जो है ना कि करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है। कार्यानंद शर्मा जो है किस मूवमेंट से, तो बरहिया ताल से ये थे या नहीं, तो बरहिया ताल से ये रिलेटेड थे, तो पहला आपका सही हो गया कार्यानंद शर्मा। बरहिया ताल कहाँ पे है? मुंगेर। यदुनंदन शर्मा ये भी रेवाड़ से यह थे, ये कहाँ है? तो ये गया, रेवाड़ गया। इससे ये भी होगा ना कि मुंगेर का इलाका जो है, कार्यानंद शर्मा अगर पीजन मूवमेंट किए हैं तो मुंगेर के इलाके में किए हैं, बरहिया ताल में कार्यानंद शर्मा, रेवाड़ गया में यदुनंदन शर्मा। जमुना काटजी, जमुना काटजी जो है पंडौल में किए हैं, जमुना कार्यो पंडौल, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद राहुल संकीर्तन, ये अन्नावाड़ी में भी ये किए हैं, अन्नावाड़ी और अंबारी सत्याग्रह, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है ना सारे सही है। इसमें से अगर पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच, तो कोई भी नहीं है, सारे जो है ऑल करेक्ट है। ठीक है, अब है कि सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कौन सा उपनिषद है? मुंडको उपनिषद से। किंग मिनेंडर और मॉन्क नागसेन के बीच में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो बातचीत हुआ, कन्वर्सेशन, उसका बुद्धिस्ट क्या है? उसका नाम है दीप वंश। अब महावंश तो ये तो श्रीलंका का कोऑर्डिनेट का है। मिलिंद पन्हो बुद्ध चरित या आशु घोष का है, तो ये मिलिंद पन्हो है। वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द धर्मशास्त्र डिस अप्रूव्ड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, डिक्लेयरिंग इट टू बी एन एक्ट ऑफ सुसाइड, ये थे मेधातिथि। तक्षशिला, और तक्षशिला वाज लोकेटेड बिटवीन विच वन ऑफ द फ्लोइंग टू रिवर, कौन से दो रिवर के बीच में ये दोनों जो है, तो वो आपका हो जाएगा इंडस और झेलम। इंडियन वुमेन इन व्हिच एंशिएंट इंडियन वुमेन इज क्रेडिटेड विद द राइटिंग, क्रेडिटेड विथ द राइटिंग थेरी का था, एक अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसका जो है अगर हम बात करें कि कौन से इंडियन वुमेन को क्रेडिट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेमा। ठीक है, खेमा जो है उनको जो है क्रेडिट जाता है कि उन्होंने थेरी का था, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट उन्होंने लिखा था। अमीर खुसरो के बारे में बताना है कि कौन कंटेम्प्रोरी थे एक्सेप्ट, तो इसमें जो है आपको बताना है कि अमीर खुसरो किसको कंटेम्प्रोरी नहीं थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन के भी थे, इल्तुतमिश के नहीं थे, जलालुद्दीन खिलजी के भी ये
कंटेम्प्रोरी थे, अमीर खुसरो। तो ये आपका सही हो जाएगा। अबुल फजल वाद सन ऑफ हुई सूफी जो है सेंट, अबुल फजल जो है कौन से सूफी संत इनके द्वारा, तो इनका फादर का नाम था शेख मुबारक। अबुल फजल क्या लिखे थे, या अकबर के लिखे थे, अकबर नामा बायोग्राफी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन, इंडिया का कौन सा रीजन है सुल्तान जैनुल आबदीन के द्वारा जो है वो रूल किया जा रहा था, तो ये था आपका कश्मीर। ठीक है। व्हाट आर द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, द फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर में 9 जेम्स, अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे, तो उसी में से एक थे तानसेन। ठीक है। इनका जो है नाम क्या था, तो रामा तनु पांडे, रामा तनु पांडे जो है जो है वो तानसेन का नाम था। 4 नोबल ट्रुथ किससे रिलेटेड है, तो यह जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रोपोस्फेयर, इसमें से कौन सा जो टर्म है वो डिस्क्राइब करता है कि जब हम ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। क्योंकि ऊपर जाने पे हाइट जो है, हाइट जाने पे टेम्परेचर घटता है, इसमें जो है टेम्परेचर हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसका हो गया करेक्ट आंसर। व्हिच इंडियन सिटी वाज प्लान बाय एडविन ल्यूटियंस, तो ये जो है न्यू दिल्ली, एडविन ल्यूटियंस जो है न्यू दिल्ली को इन्होंने प्लान किया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार प्रेजेंटिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, यह है आपका महाबोधि बिहार। रामसर साइट का पहला मीटिंग कहाँ हुआ था, रामसर ईरान में हुआ था। किससे रिलेटेड है आपका रामसर साइट, रामसर साइट क्या है, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए ये होता है। इंडिया में अभी एट प्रेजेंट जो है 100 रामसर साइट है, ऑलरेडी हमने रामसर साइट पे वीडियो का। बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 6 है। ठीक है। 100वां कौन है, तो जेपी जयप्रकाश नारायण करके है उत्तर प्रदेश में। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी बीच, ये है आपका मरीना बीच। ठीक है। इंडिया का सबसे लंबा और दुनिया का सेकंड सबसे लंबा जो बीच है वो कौन है, तो वो आपका मरीना बीच है। अब है आपका कि अरबियन सी और पर्शियन गल्फ को कौन कनेक्ट करता है, अरबियन सी और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है बाबेल मंदेब, सॉरी अरबियन सी नहीं है, यह नहीं है, बाबेल मंदेब नहीं है, यह आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज। देखिए ऊपर के भी क्वेश्चन जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज था, एक ही क्वेश्चन को 2 बार 2 तरीके से पूछा। ठीक है। बाबेल मंदेब क्या है, बाबेल मंदेब जो है रेड सी को किससे कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एडन से। पाक स्टेट की बात करें तो पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को, मलक्का स्टेट की बात करें तो अंडमान सी को चाइना सी से, साउथ चाइना सी। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब है व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, ये जो है गुजरात है आपका। देखिए हमारा जो इंडियन का कोस्टल लाइन है, सॉरी ये ऐसे है, तो हमारा जो कोस्टल लाइन को दोबारा जो है उसको रिवाइज किया गया है। पहले लगभग 7500 के करीब कुछ था, 75-7800 के करीब, अब लगभग 10,000 समथिंग हो गया है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा 10,000 से ऊपर हो गया, तो इसको डेटा को याद है, एग्जैक्ट डेटा हमें याद नहीं है, बस ये है कि 10,000 से प्लस हो चुका है। ठीक है। अब है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अब ऊपर से भी तो ज्योग्राफी चल रही है। व्हिच टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एट द सैन एंड्रियाज फॉल्ट, सैन एंड्रियाज फॉल्ट पे
कौन सा प्लेट जो है मिलता है, तो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो मिलता है। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये है आपका रेणुका लेक। ठीक है। अब है विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड परपेचुअल लाइसेंस एंड कंप्लायंस रिफॉर्म फॉर फूड बिजनेसेस, तो ये है आपका फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है एडवांस्ड वाई ब्रेक कोर्स ड्यूरिंग योगा महोत्सव 2026। ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म इज इट अवेलेबल, यह किस प्लेटफॉर्म पे यह अवेलेबल है? यह आपका है आई गॉट कर्मयोगी भारत पोर्टल पे। ठीक है। अगर हम बात करें एनसीआरबी के डेटा को देखें कि द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एनसीबी पार्टनर विथ विच स्टार्टअप टू डेवलप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, तो ये है आपका ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसरो ने टेस्टेड किया हाई थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इन्होंने जो है इसको टेस्ट किया है इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे कमीशनड व्हिच वर्जन ऑफ द इंडिजिनस सेफ्टी सिस्टम कवच, या कवच 4.0। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल, दिसंबर 2025 तक कितने ऑपरेशनल है, तो यह जो है 164 है। अब है इन व्हिच टू रीजन वर द लैंड स्टैक पायलट लोकेशन कौन दो रीजन में है, तो ये आपका लैंड स्टैक द इसमें है इन व्हिच टू रीजन्स वर द लैंड स्टैक पायलट लोकेशन लॉन्च्ड अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये आपका है पंजाब हरियाणा नहीं है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु, यहाँ पे किया गया है लैंड स्टैक पायलट लोकेशन, जो कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट हेवीली यूज्ड इनलैंड वाटरवे, ये आपका द राइन वाटरवे। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। सबसे बिजिएस्ट सी रूट कौन है, तो आपका नॉर्थ अटलांटिक सी रूट सबसे बिजिएस्ट है। यूएनईपी के साथ अकॉर्डिंग जो है एरिडिटी इंडेक्स जो है सेमी एरिड रीजन का कितना है, 0.2 to 0.5। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द स्मूथ कोटेड ऑटर इन कावेरी रिवर डेल्टा। देखिए कावेरी रिवर डेल्टा की अगर बात करें तो पहले तो कावेरी रीजन का आइडिया होना चाहिए कि फ्लो के, तो उड़ीसा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यह जो है आपका बचा केरला, आंध्रा होगा नहीं, तो आपका केरला तमिलनाडु, यह जो है आपका तमिलनाडु में है। इसमें से फ्लूड कौन है, तो ये आपका बी और सी है, वाटर, ऑक्सीजन और एयर एंड लिक्विड। बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लीड टू एयर पोल्यूशन, देखिए ये तो आपका सही है कि जो कोल है या उसका बर्निंग जो है मतलब कि उसका जलना एयर पोल्यूशन करता है। कोल और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर यह रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका है कि केमिकल कंबसन जो होता है ना, जो पेट्रोलियम का, तो उसके वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अब है इसमें द टू एलिमेंट्स व्हिच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर को जनरली यूज के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का। कंसीडर द फ्लोइंग सॉलिड बॉडीज एंड अरेंज देम फ्रॉम हेवियर टू लाइटर मास इन मैग्नीट्यूड, जो है इसको हेवियर टू लाइटर में करना है। देखिए मास ऑफ एटम तो लाइटर होगा, मास ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये भी, टोटल मास ऑफ अर्थ पहले तो अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा टू मास ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। 2 पे हो जाएगा टोटल सॉलिड मटेरियल जो अर्थ पे 1 2 3 2 4 1 3 2
4, डी का ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एक्टिविटीज मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ, ये आपका पर्पस होता है इंडोस्कोपी, जब हम इंटरनल ऑर्गन के बारे जो है उसको इमेजिंग करते हैं उसको लेके है। इसमें बताना है स्मॉलर टू बिगर। तो देखिए मिलीमीटर आपका 10⁻³ है, माइक्रो जो है 10⁻6 है, पिको जो है 10⁻12 है, नैनो जो है 10⁻9 है। तो छोटा सबसे कौन हुआ पिकोमीटर, तो 3 से कौन है ये गया 3 के बाद आपका आएगा 4, 3 के बाद आपका 4, उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 1, 3 4 2 1। सडन फॉल जो बैरोमीटर इंडिकेट करता है स्टॉर्मी वेदर को इंडिकेट करता है। इसमें से डाइस क्या है, तो डाइस आपका क्यूब हो गया, फुटबॉल का स्फीयर हो गया, न्यू पेंसिल ये आपका सिलेंडर हो गया, आइसक्रीम कोन हो गया। तो पहला का 3 दूसरा का 4, पहला का 3 दूसरा का 4 यह हो गया, तीसरा का 2 सिलेंडर, चौथा कोन। ठीक है। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर इज हीटेड, तो क्या क्या चेंज होगा, देखिए रेडियस ऑफ द स्फीयर ये चेंज हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर चेंज होगा। क्या मास में चेंज होगा, तो नहीं, मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, आपका डी आंसर हो जाएगा। अब ये एसर्शन रीजन का है, इसको बताना है कि इफ ए मैन विथ अ रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट्स वॉच गिव्स करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल। ठीक है। तो पहला जो है आपका आंसर सही है। जब भी कोई आदमी का रिस्ट वॉच जो है हाथ से ऊपर से फ्री मतलब टॉप ऑफ द टावर से फ्री ऑफ फॉल गिरता है, तो जब वो गिरते रहता है फ्री फॉल के दौरान तो सही समय बताता है। द वर्किंग ऑफ द रिस्ट वॉच डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग एक्शन एंड इट हैज़ नथिंग टू डू, इसको ग्रेविटी से उसके वॉच पे रिस्ट वॉच पे कोई एक्शन मतलब कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस वजह से। तो ये दोनों आपका सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका सही है। इसमें से आपको बताना है कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस कौन है, तो ये आपका है HCO3-। यह है आपका बाइकार्बोनेट आयन जो है यह ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के जैसा काम करेगा। अगर हम बात करें निनहाइड्रीन टेस्ट, ये किसके लिए होता है, तो ये अमीनो एसिड के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि इसमें से कौन सा किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है पहला CN- 6 कार्बन का 7 हाइड्रोजन का 1 चार्ज हो गया, तो यह आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। O2- का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, NO+ का आपका 3 हो गया, तो आपका 1 और 3 ये आपका आंसर सही है। पैरामैग्नेटिक कौन है, तो पैरामैग्नेटिक जो है वो आपका इसमें से बताना कि पैरामैग्नेटिक कौन है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन जो है मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी के तहत जो है पैरामैग्नेटिक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेस जो एंजाइम है वो किस मेटल का है, तो यह जो मेटल है वो आपका है जिंक, 115 का हो गया C। रोल्स लॉ ये क्या है बताता है, तो रोल्स लॉ का जो फार्मूला मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करने का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा P0 - P अपॉन P0 = N/N+0। ये सॉल्यूशन का एक है, सॉल्यूशन का एक फार्मूला है जिसमें P0 क्या है, ये सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, वेपर प्रेशर। P क्या है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। कैपिटल N क्या है, तो यह आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है। इसमें से एल्युमिनियम का और कौन नहीं है, तो देखिए फेल्सपार भी है, गलेना भी है, बॉक्साइट भी है, सॉरी फेल्सपार गलेना फेल्सपार है, गलेना जो है लेड का है, प्लम्बम का है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, तीनों जो है उसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें है कि RHCl PPS3 होल थराइज। अगर हम इसके आंसर को देखें तो पहला जो है विल्किंसन कैटालिस्ट है, एक तरह से कैटालिस्ट है, तो A का 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A का 4, B का 3,
सी का 1, डी का 2। पीएच अगर 5 है तो 7 से नीचे है तो एसिडिक होगा। लार्ज इक्विलिब्रियम कैटालिस्ट जो है, लार्ज इक्विलिब्रियम कैटालिस्ट का मतलब क्या है? द इकोसिस्टम जो है, द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोडक्ट, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। द बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है? अगर हम बात करें कि बेसिक एमिनो एसिड में है कि लाइसिन है, बाइल एसिड है, ग्लाइसिन है या एलानाइन है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लाइसिन, ये आपका बेसिक एमिनो एसिड है। साइटोकाइंस यह मेनली क्या है? साइटोकाइंस जो है मेनली यह एक पेप्टाइड्स है, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, द इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड वेसल, उसको हम कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन। आर्काई वर डिटरमाइंड टू बी यूनिक लाइफ फॉर्म, यह जो है बायोलॉजी का है कि इसके लिए करेक्ट आंसर कौन है? तो द यूनिक सीक्वेंस इन दियर राइबोजोमल आरएनए। आरएनए क्या है? राइबोजोम न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। कहाँ से सिंथेसाइज होता है? तो ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे जो है वहाँ से सिंथेसिस। ये 3 तरह के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ठीक है। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो क्या होता है? ओरिजिनेट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इज नॉट इवॉल्व बाय सल्फर मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया, यही वो जो है इवॉल्व नहीं हो बाई सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया द्वारा इवॉल्व नहीं होते हैं। द हीट कंटेंट इन अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय, ये तो इसको कहते हैं इंथैल्पी, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें कि प्लाज्मा कंटेंट्स व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग कंपोनेंट, तो प्लाज्मा इसमें जो है फाइब्रिन होते हैं प्लाज्मा में, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं, MHC मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये होगा एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल, ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैव लिमिटेड रेंज बिकॉज दे आर रैपिडली डिग्रेडेड और अनस्टेबल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 130, एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन स्मूथ मसल्स कॉज, ये कौन से था? मसल रिलैक्सेशन को कारण होता है। अब जो है 130, इसके बाद जो 20 जो है आपका यह रीजनिंग और मैथ हो गया, ठीक है। तो इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग, इसका डायरेक्ट जो है हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है, कि कौन से है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप उसको देख लीजिएगा। पहला है इस पैटर्न का आंसर, तो इस देखिए सीक्वेंस है, सॉल्व बिना सॉल्व किए पॉसिबल भी नहीं, जैसे कि पहला का 6 हो गया, ऐसे आपको आइडिया भी नहीं चल पाएगा। तो इसको जो है आप अपने एंड पे देख लीजिएगा रीजनिंग को और मैथ को, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये आपका सारे जो है बीपीएससी ऑडिटर का जो है आपका हमने सारे एनालिसिस हमने करा दिया आंसर को, आप अपने में मैच करके मिला लीजिएगा कि आपका कितना क्या सही है, ठीक है। यह जो है आप इसमें जो क्वेश्चन का लेवल देखिए कि क्वेश्चन के बीपीएससी का क्या स्टैंडर्ड है, इससे आपको पता चलेगा कि जो आगामी जो 26 जुलाई को टेंटेटिव है बीपीएस 72nd बीपीएससी, उसका जो लेवल कैसा होगा, कहाँ से कौन सा सोर्स से क्वेश्चन उठाया गया है, आप इससे जो है आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या मार्क्स रहा, कैसा रहा पेपर, इसके बारे में अपना रिव्यू दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।